हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत, आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BA 1 सेमेस्टर 1 इसका यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। पहला यूनिट मैंने उसके 3 चैप्टर्स जो हैं अलग अलग वीडियोस के अंदर मैंने डाल दिए हैं। तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें पहला जो चैप्टर बनता है चैप्टर नंबर 4, वो रिपब्लिक्स एंड किंगडम्स 600 BC टू 321 BC, 600 से लेके 321 ईस्वी पूर्व का समय जो है। ईस्वी पूर्व का समय मैंने पहले भी बताया ये कम होते जाता है, ईस्वी का समय जो है वो बढ़ता जाता है। ईस्वी पूर्व या BCE बिफोर क्राइस्ट एरा वो कम होते जाता है। तो ये तकरीबन 300 साल का समय है। इसके दौरान हमने बात करनी है रिपब्लिक्स की और किंगडम्स के बारे में। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिपब्लिक और किंगडम इन दोनों में आपस का क्या डिफरेंस है। जैसे आज हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, भारत एक आज़ाद देश है और अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसके अंदर, अगर पॉलिटिकल सिस्टम हम देखते हैं तो डेमोक्रेसी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। डेमोक्रेसी क्या है कि लोगों के द्वारा, लोगों में से ही लोगों के लिए चुनी गई सरकार है। बट वो जो पार्टी है वो अपने आप में पूरी डिक्टेटर ना बन सके, तो इसके लिए एक और प्रोविज़न किया गया है कि भारत में जो प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर भी एक पावर है, राष्ट्रपति की पावर। तो जिस भी इलाके में राष्ट्रपति है या जो वर्किंग अथॉरिटी है, पॉलिटिकल जो एजेंसी है, उसके ऊपर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है कोई अवेलेबल है, तो उसको हम रिपब्लिक बोलेंगे, गणराज्य बोल सकते हैं। या और ये उस समय ये जो गणराज्य हैं, रिपब्लिक्स जो हैं, 600 से लेके 300 ईस्वी पूर्व तक जो है तकरीबन 16 महाजनपद इनको कहा जाता है। जैसे हम महानगर बोलते हैं, ये महाजनपद माने जाते हैं। तो इनमें जो ज़्यादा पॉपुलर नेम है, अंग है, वत्स है, वज्जी, मल्लव और ये मगध है। ये सारे 16 राज्य हैं, 16 गणराज्य जो हैं ये रिपब्लिक हैं, जिनके अंदर जो सारा पॉलिटिकल सिस्टम है ये कंट्रोल्ड पॉलिटिकल सिस्टम है। इसके अलावा कुछ किंगडम्स भी हैं, किंगडम्स जिनके अंदर पूर्ण रूप में राजा जो है उनका अधिकार है, राजा के हाथ में सारी पावर है कि राजा ने जो कह दिया वो सारा का सारा लोगों के लिए एक वचन है, लोग उसको अपना फर्ज समझ के मानेंगे। तो ये अलग अलग इलाकों में ये सारे के सारे महाजनपद जो हैं, ये गणराज्य जो हैं, ये फैले हुए थे। बेसिकली ये अलग अलग ट्राइब्स के साथ में जुड़े हुए थे। ये क्या है कि एक ट्राइब उनका अपना एक गणराज्य है, दूसरे ट्राइब का अपना है और उनका अपना अपना एरिया है, और कई बार इनकी आपस में झड़प भी होती रहती थी। हर एक कोई महाजनपद जो है वो क्या चाहते थे, दूसरे के इलाके के ऊपर हम अपना कब्जा कर लें। ऐसे कई तरह के लड़ाइयाँ, युद्ध जो हैं वो चलते रहते थे। बट फिर भी ये 300 सालों में ये 16 के 16 महाजनपद जो हैं ये काफ़ी हद तक स्टेबल रहे और इनका राज्य जो है वो चलता रहा। इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो रहा, सबसे ज़्यादा जिसने प्रोग्रेस किया और सबसे ज़्यादा जिसके राजाओं का नाम है वो है मगध राज्य। मगध आज की अगर दिन में हम देखेंगे तो मगध क्या है, ये मॉडर्न बिहार का एरिया हम ले सकते हैं, क्योंकि जो मगध की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, आज ये पटना है हमारे पास, बिहार राज्य की राजधानी। तो ये ऑलमोस्ट बिहार और उसके थोड़ा बहुत आसपास का इलाका जो है वो मगध राज्य के अंडर आता था। मगध राज्य जो है इसके बारे में कई बातें कही जाती है कि इसको ब्रह्म ऋषि ने शुरू किया था, बट मेनली जिनका नाम आता है वो है बिंबिसार। बिंबिसार नाम का एक व्यक्ति था जिसने ये सारा इलाका अपने अंडर किया और उसको मैनेज किया। उसमें अलग अलग तरह की जो है पॉलिटिकल जो पावर्स अपनी इस्टेब्लिश की, इसके अलावा सोशल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। और उसकी खासियत क्या थी कि ये मगध राज्य के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा था, क्योंकि आज भी अगर आप बिहार का एरिया देखते हैं तो रिवर कोसी है, कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो पूरे के पूरे बिहार के एरिया को वाटर सप्लाई करती है एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन द एंशिएंट टाइम्स। तो एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा डेवलप था, इतना ज़्यादा प्रफुल्लित था, उसको
उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकम आती थी मगध राज्य को। इनकम भी अच्छी है, सोशल सिस्टम भी अच्छा है, राजा भी बहुत स्ट्रांग है, तो उन्होंने आसपास के कई इलाकों के ऊपर हमला करके उन पे कब्जा किया। दूसरा, जो राजा बिंबिसार हैं या उनके बेटे अजातशत्रु जो हैं, ये इनके मैरिटल रिलेशंस भी अलग अलग महाजनपदों के अंदर जो है वो हुए, तो जिससे इनको कई जो है गणराज्यों का सपोर्ट मिल गया। इसकी वजह से मगध राज्य जो है एक पूर्ण प्रफुल्लित एक गणराज्य, एक महाजनपद जो है वो सामने आया। बिंबिसार जो है इसने इस्टेब्लिश किया इस राज्य को, मगध का नाम पूरे आसपास के इलाकों में उसने चमका दिया। और अजातशत्रु जो है उसका बेटा, अजातशत्रु जो है उसको ये माना जाता है कि उसने अपना कोई भी दुश्मन जो है वो छोड़ा नहीं है। उसने अमित्रघात करके उसको बोला जाता है। अमित्र के जो मित्र नहीं है, मित्र नहीं है दुश्मन है, घात उसको मारने वाला, कि सारे दुश्मनों को खत्म किया अजातशत्रु ने। तो सारे दुश्मनों को खत्म किया और उनके इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया। जो जो काम बिंबिसार ने अधूरे छोड़े हुए थे या उनसे छूट गए थे, वो सारे काम अजातशत्रु ने कंप्लीट किए। और ये भी माना जाता है कि ये जो सारे महाजनपद हैं, इनके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड लिटरेचर से मिलती है। और अगर हम ये अजातशत्रु की बात करते हैं तो ये जैनिज़्म का फॉलोअर रहा है। बिंबिसार के बारे में इतना नहीं, जैनिज़्म जो है अजातशत्रु पूर्ण रूप में जैनिज़्म का फॉलोअर रहा। और अजातशत्रु के बाद में इनके एरिया में इनका जो महाजनपद है उसको संभालने वाला इतना कोई बढ़िया व्यक्ति नहीं आया, इसीलिए इनकी डायनेस्टी जो है वो यहीं तक खत्म हो गई। उसके बाद में मगध राज्य के ऊपर नंद वंश, मौर्य साम्राज्य, ये सारे स्थापित हुए। तो मौर्य राज्य ने बाद में मगध के ऊपर कब्जा जब किया, क्यों किया? क्योंकि मगध का इतना नाम था, मगध के ऊपर हर कोई व्यक्ति जो है वो अपना राज्य करना चाहता था। ये महाजनपद जो चल रहे थे, इनमें क्या था कि इनकी अलग अलग कमेटीज़ होती थी। उन कमेटीज़ के अंदर कुछ मेंबर्स रखे जाते थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को चलाती थी। उन डिपार्टमेंट्स का सारा कार्य करने के बाद में वो अपनी रिपोर्ट जो होती थी, अपनी सूची जो होती थी, वो सारी की सारी राजा तक पहुंचाते थे। और आने वाले समय के लिए पूरे के पूरे इलाके के बारे में डिसीजंस लिए जाते थे कि किस तरीके से नए फैसले क्या लेने हैं, पॉलिटिकल जो फील्ड में, जो सोशल फील्ड में, कि ये सारा का सारा मैनेज करने के लिए अलग अलग कमेटीज़ हैं। और उन कमेटीज़ के ऊपर एक राजा है, किंगशिप तो है पर वो किंगशिप भी बाउंड है उन कमेटीज़ के साथ में, तो ये रिपब्लिक्स हैं। और दूसरी तरफ कुछ किंगडम्स भी थी जिनमें राजा है, राजा के साथ में कुछ मंत्री थे और वो राजा को सलाह देते थे कि हमें इस काम के लिए ये चीज़ जो है वो करनी चाहिए। तो ये महाजनपद जो हैं इनका बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था। पूरे नॉर्थ इंडिया में ये 16 महाजनपद थे। थैंक यू सो मच।